नमस्कार साथियों, एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है आप लोग को दास ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, जैव प्रक्रम में मैंने 2 चैप्टर आपको बताया था। जो जैव प्रक्रम का 2 जो खंड था, पोषण और परिवहन, उसका ऑब्जेक्टिव मैंने आपको बता चुका है। और नेक्स्ट तीसरा जो खंड है उसका उत्सर्जन और उससे संबंधित जितने भी वीवीआई प्रश्न हैं, आज हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। तो इस चैनल को शुरू करने के पहले आप यदि नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके आप शेयर कर दीजिएगा ताकि अन्य विद्यार्थियों के पास तक ये पहुंच सके। 2026 बोर्ड में यदि आप सम्मिलित होना चाहते हैं, होने वाले हैं, तो आपके लिए एक रामबाण है ये क्लास, दास ऑनलाइन क्लास। याद रख लीजिएगा, दास ऑनलाइन क्लास। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। एक से एक क्वेश्चन आपको मिलेगा इस चैप्टर से। देखिए, पहला प्रश्न हमारा है कि किसी जीवों में नाइट्रोजनी पदार्थों का निष्कासन यूरिक अम्ल के रूप में होता है। किसमें? चारों ऑप्शन पर ध्यान देंगे पहले। सिर्फ रेप्टिलिया में, सिर्फ एविज में, और कह रहा है रेप्टिलिया और एविज दोनों में, मतलब ऑप्शन क भी सही है और ख भी सही है। और चौथा ऑप्शन है इनमें किसी में नहीं। तो मैं आपको बता दूं, ये रेप्टिलिया, रेप्टिलिया में क्या आते हैं? वैसे जीव जो रेंग कर चलते हैं। सांप, बिच्छू, छिपकली, ये सब देखते हैं, ये रेंग कर चलने वाले जीव है। जितने भी रेंग कर चलने वाले हैं वो है रेप्टिलिया। क्लियर? और एविज में देखिएगा, एविज, एविज के अंतर्गत सारे पशु, सॉरी, सारे पक्षी आते हैं। जितने भी पक्षी होंगे उसे एविज वर्ग में। तो यही प्रश्न है कि नाइट्रोजनी पदार्थों का निष्कासन यूरिक अम्ल के रूप में किस में होता है? तो याद रखिएगा, रेप्टिलिया में भी और एविज में भी, दोनों में। इसका अर्थ हुआ कि ऑप्शन हमारा ग सही है। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 के पहले देखिए कितना खूबसूरत शब्द है कि जब जिंदगी समंदर में गिराती है, जब जिंदगी समंदर में गिराती है तो वक्त तैरना भी सिखा देती है। ये कितना सुंदर वाक्य है। और इसी वाक्य के साथ हम लोग नए प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 2, दूसरा प्रश्न है कि स्थलीय जंतुओं में सामान्यतः नाइट्रोजनी पदार्थों का शरीर से निष्कासन किस रूप में होता है? स्थलीय, स्थलीय जीव कौन कौन आते हैं? जो स्थल पर आते हैं। हम लोग क्या हैं? स्थलीय हैं। तो स्थल पर, जमीन पर रहने वाले जितने भी जीव हैं वो स्थलीय जंतु हैं। उसमें सामान्यतः नाइट्रोजनी पदार्थों का निष्कासन किस रूप में होता है? तो याद रखिए दोस्तों, प्रोटीन के रूप में होता है। किस रूप में? प्रोटीन। ऑप्शन को हमारा सही है। नेक्स्ट, कि प्रोटीन तथा एमिनो अम्ल के विखंडन के फलस्वरूप निर्माण होता है किसका? प्रोटीन और एमिनो अम्ल के विखंडन से, विखंडन का अर्थ होता है टूटना, इसके फलस्वरूप किसका निर्माण होता है? कह रहा है सिर्फ अमोनिया का, सिर्फ यूरिया का, सिर्फ यूरिक अम्ल और इनमें सभी। प्रोटीन और एमिनो अम्ल के विखंडन से अमोनिया, यूरिया और यूरिक अम्ल तीनों का निष्कासन होता है। इसलिए ऑप्शन हमारा भ सही होगा। क्या? भ नंबर सही होगा। नेक्स्ट, सामान्यतः उत्सर्जन एवं जल संतुलन, जल संतुलन की क्रियाएं संपादित होती है कब? ऑप्शन हमारा क्या अलग अलग कि एक साथ, कि एकाएक, कभी 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 अलग, कभी अलग, कभी साथ साथ और कभी अलग, इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा कि उत्सर्जन और जल संतुलन हमेशा साथ साथ होती है, एक साथ। ऑप्शन ख हमारा सही है। थोड़ा इस पर चर्चा हम लोग कर लें कि जो हमारा वृक्क है,
ब्रिक का कार्य क्या है? कि शरीर से जो क्या कहते हैं, रक्त जो होता है, रक्त से यूरिक एसिड को बाहर निकालना, छांटना और साथ साथ जल का संतुलन भी करना। ये दोनों क्रिया एक साथ हुआ कि नहीं? हमेशा एक साथ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्सर्जी पदार्थ का शरीर से निष्कासन क्यों आवश्यक है? हम भोजन करते हैं, केवल खाते जाएं खाते जाएं खाते जाएं, शरीर से बाहर नहीं निकालें, ये संभव है? संभव नहीं है। तो जो अंदर जाता है उसका अवशेष बाहर आना भी आवश्यक है। जो भी हम भोजन करते हैं उसका आवश्यक जो पोषक है हमारे विभिन्न रक्त कोशिकाओं के माध्यम से शरीर में फैल जाता है, और जो अपशिष्ट हैं जिसका कोई कार्य नहीं रह जाता है, उससे निकले हुए पदार्थ उस शरीर से बाहर निकल जाते हैं। यही प्रश्न है कि क्यों आवश्यक है। देखिए, क्योंकि ये विषाक्त होते हैं, एकदम सही जवाब है। इससे जो भी अपशिष्ट होंगे वो क्या होंगे? विषाक्त होंगे। नेक्स्ट, क्योंकि ये शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। बिल्कुल, कि जो भी अपशिष्ट हैं, हमने भोजन किया और उस भोजन से जितने भी अपशिष्ट निकला वो सब क्या है? हमारे शरीर के लिए हानिकारक है, क्योंकि अनावश्यक है, बिल्कुल अनावश्यक है। इसलिए ऑप्शन क, ख और ग तीनों सही है। तो आपका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन घ। इनमें से सभी सही है। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है? जब भी एमिनो अम्ल टूटता है, याद रखिएगा दोस्तों कि अमोनिया का निर्माण होता है। एमिनो अम्ल के विखंडन से अमोनिया का निर्माण होता है। विखंडित होता है, टूटता है तो अमोनिया। अमोनिया का सूत्र क्या होता है? NH3। क्लियर हो गया? CO2 क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड हो गया है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण नहीं होता है, केवल अमोनिया। ठीक है। नेक्स्ट, अगर किसी कारण से किसी मनुष्य का एक वृक्क कार्य करना बंद कर दें तो उसका परिणाम क्या होगा? वृक्क कितने होते हैं शरीर में? वृक्क 2 होते हैं, दोनों साइड में, लेफ्ट और राइट, दोनों साइड में 2 वृक्क होते हैं। यदि किसी कारणवश एक वृक्क कार्य करना बंद कर देता है तो उस परिस्थिति में स्वयं अपने आप दूसरा वृक्क कार्य करना शुरू कर देता है। ऑप्शन देख लीजिएगा। उत्सर्जन बंद हो जाएगा, दूसरे वृक्क से उत्सर्जन होगा, मनुष्य की तुरंत मृत्यु हो जाएगी। इनमें से कोई नहीं। सही जवाब तुरंत आपको मिल गया होगा कि दूसरे वृक्क से उत्सर्जन होना शुरू हो जाएगा, स्वयं अपने आप खुद ब खुद दूसरा वृक्क कार्य करना शुरू कर देता है। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। वृक्क किस जैव प्रक्रम का हिस्सा है? वृक्क जो होता है, किडनी का कार्य क्या है? उत्सर्जी पदार्थों को, मतलब अपशिष्ट पदार्थों को अलग करना। वो कार्य फिल्ट्रेशन की तरह करता है, छानने के रूप में करता है। तो यहां देखिएगा, श्वसन जो है सांस से संबंधित है, पोषण जो है वो पोषण से संबंधित, मतलब कि जो भी न्यूट्रिशन है वो हमारे शरीर में पहुंचता है पोषण के माध्यम से। परिवहन, एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाना। लेकिन उत्सर्जन जो है ये अपशिष्टों को बाहर निकालता है। इसलिए ऑप्शन को हमारा सही होगा। ये वृक्क जैव प्रक्रम का उत्सर्जन का हिस्सा है। क्लियर? यहां देखिए, और वृक्क से संबंधित एक और बड़ा ही रोचक चीज बता रहे हैं। जो किडनी हमारा है, अधिकांश कभी कभी पेट में दर्द अचानक शुरू हुआ और उस समय डॉक्टर के पास कहिएगा तो कहेगा कि अल्ट्रासाउंड करके देखेंगे, और उस अल्ट्रासाउंड में वो सिद्ध क्या करेगा, साबित क्या करेगा कि इनकी किडनी में स्टोन हो गया है, पत्थर हो गया है। तो क्यों? आखिर कारण क्या है? इसका एकमात्र कारण है कि दूषित जल, भोजन, साफ सुथरा भोजन हम नहीं करते हैं। जब जल को हम पीते हैं तो आपको तो मालूम है कि जो वृक्क है, किडनी जो है, ये फिल्ट्रेशन का कार्य करता है, छानने का कार्य करता है। तो जल को छान देता है और उसमें कंकड़ पत्थर जो रह जाते हैं वो छन जाता है, छन कर एक जगह जमा हो जाता है। कहाँ? इस वृक्क में। धीरे 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 वहीं उसकी संख्या बढ़ जाती है, उस पत्थर का, स्टोन का, और वो जमा होकर पेट में दर्द शुरू करता है।
लास्ट उसका स्थिति यही है कि डॉक्टर उसको शल्य क्रिया द्वारा, ऑपरेशन के द्वारा फिर से सारे स्टोन को हटाएगा, पत्थरी को हटाएगा, फिर किडनी अपना रेगुलर रूप से कार्य करना शुरू कर देगा। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। रेजिन किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है? देखिए, ये जरूरी नहीं है, आवश्यक नहीं है कि मनुष्य में ही उत्सर्जन होता है। उत्सर्जन क्रिया तो हम में होते ही हैं, सारे जीव जंतुओं में, लेकिन पौधे में भी उत्सर्जन का कार्य होता है। उसी में एक रेजिन है। आपको कनेल का पौधा देखे होंगे, फूल लगभग हमारे गांव में होता ही है, सबके घर, अधिकांश लोगों के घर पर कनेल का फूल। उसका एक पत्ता तोड़िएगा तो उसमें से दूध निकलने लगता है। वो दूध क्या है? उत्सर्जी पदार्थ है। आम के पौधा को, आम के डाली को आप थोड़ा काट कर देखिएगा, थोड़ा सा काट दीजिएगा, कल जाकर देखिए तो उसमें लसलसा पदार्थ निकला हुआ रहता है, लस्सा। वो क्या है? उत्सर्जी पदार्थ है। तो वैसा ही पूछ रहा है कि रेजिन किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है? याद रखिएगा, चीड़ का। चीड़ का, पीपल, कनेर, ये जो है ना, दूध निकलता है, रेजिन नहीं निकलता। रेजिन कौन उत्पन्न करता है? चीड़ उत्पन्न करता है। ठीक है, नेक्स्ट, पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं। पौधों में अपशिष्ट पदार्थ जो होता है वो संचित, जमा रहता है। संचित का अर्थ होता है जमा रहना। जमा रहना, क्यों जमा रहता है? प्रश्न क्यों नहीं, कहाँ जमा रहता है? क्या पत्ती में, छाल में, कोशिकीय रिक्तिकाओं में, या सभी में? याद रखिएगा, पत्ता में भी, छाल में भी, और कोशिकीय रिक्तियां जो होता है, छोटा 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 खंड, उसमें भी। मतलब कि हमारा ऑप्शन भ सही होगा, इन सब में होता है। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत, जब भी कहीं समस्या हो, दिक्कत हो, डाउट हो, तो आप कमेंट करके जरूर पूछिएगा कि सर मुझे डाउट है इस प्रश्न में। जब भी आपका डाउट कमेंट में हम देखेंगे तो जितना जल्दी हो सके हम प्रयास करेंगे कि आपके डाउट को हम दूर करें। ठीक है, 11 नंबर प्रश्न, मूत्र का पीला रंग किसकी उपस्थिति में होता है? याद रखिएगा कि जब हम पेशाब करते हैं ना, तो देखिएगा कि बिल्कुल पीने वाले पानी की तरह नहीं, बल्कि हल्का पीलापन होता है। वो पीलापन का एकमात्र कारण है यूरोक्रोम नामक एक रसायन जो हमारे पेशाब में मौजूद होता है। पेशाब का निर्माण होता है ना, उसी समय उसका स्राव होता है और जाकर मिक्स करता है पेशाब में यूरोक्रोम। इसका एक और कार्य है, यदि यूरोक्रोम नहीं मिले तो पेशाब का जो रास्ता है, मूत्राशय, उस मूत्राशय में जलन होगा, क्योंकि बड़ा ही कोमल अंग है वो। और कोमल अंग में जब वो क्षारीय पदार्थ निकलेगा तो जलन होगा। उस जलन को कम करने के लिए यूरोक्रोम बहुत आवश्यक है। इसीलिए पेशाब का रंग हमारा क्या हो जाता है? पीला रंग का हो जाता है। क्लियर? नेक्स्ट 12 नंबर देखिए, डायलिसिस मशीन किस तरह कार्य करता है? आपको मैं बता दूं, अभी मैंने कुछ प्रश्न, एक दो प्रश्न पहले बताया था कि एक ब्रिक यदि कार्य करना बंद कर दें तो अपने आप दूसरा ब्रिक कार्य करना शुरू कर देता है। यदि कहीं दूसरा ब्रिक भी कार्य करना बंद कर दे तो उस स्थिति में मनुष्य की मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि संपूर्ण शरीर में जहर फैल जाएगा, छानने वाला कोई नहीं रहेगा। लेकिन विशेष परिस्थिति में मनुष्य ने अपने सुरक्षा के लिए एक कृत्रिम मशीन, नया मशीन का आविष्कार किया, बनाया। उस बनाने वाले का नाम क्या था? होमो डायलिसिस। इन्होंने अपने नाम पर ही इस मशीन का नाम रख दिया डायलिसिस मशीन। ठीक है, तो ये मशीन जो होता है एक कृत्रिम, कृत्रिम का अर्थ होता है बनाया हुआ, मनुष्य के द्वारा बनाया हुआ। कर कृत्रिम यकृत का, कृत्रिम विब्रेशन का, कृत्रिम वृक्क का, और कृत्रिम ग्रंथि का। तो यहाँ तो डायलिसिस मशीन जब, कब, जब वृक्क खराब हुआ तब वो कार्य कर रहा है, तो निश्चित रूप से आ जाएगा
कृत्रिम वृक्क का कार्य करता है। कृत्रिम का अर्थ होता है मानव निर्मित। मानव निर्मित। और जो स्वयं पहले से हमारे शरीर में मौजूद है वो है प्राकृतिक निर्मित। क्योंकि मानव निर्मित जो है प्राकृतिक निर्मित की तरह कार्य नहीं कर सकता है, उतना लंबे समय तक नहीं चल सकता, लेकिन हाँ कुछ दिनों तक वो वृक्क की तरह कार्य करेगा। वो समस्या है, उसमें समय समय साफ कराना होता है, धीरे 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 धीरे। ये मैं नहीं कहता हूं कि आजीवन वो चलता रहेगा, कार्य करते रहेगा। आपका तो मौत निश्चित है, मरिएगा, लेकिन ये कुछ दिनों तक आपको आगे लेकर चल सकता है, कुछ दिन तक जिंदा रख सकता है। बस ये है डायलिसिस मशीन। ब्रिक की तरह, ब्रिक के जगह पर कार्य करता है। क्लियर? नेक्स्ट, मानव मूत्र तंत्र के दिए गए चित्र में चिन्हित स्थान किस रचना को दर्शाता है? यहाँ चित्र हो रहा, देखिए मैं इस प्रकार का एक चित्र आएगा आपको, और ये इसी को तीर द्वारा इंगित किया रहेगा कि ये किसको दर्शाता है। और देखिए ये दोनों तरफ किडनी हुआ, और किडनी जो है ये मूत्राशय हुआ, मूत्र नलिका, और ये आकर मिलता है कहाँ? मूत्र नलिका है, मूत्राशय नहीं है। ये आकर मूत्राशय में मिलता है, ये हो गया आपका मूत्राशय। इसी में आकर पेशाब जो होता है वो इकट्ठा होता है, पेशाब का थैली भी इसको कह सकते हैं। तो ऑप्शन हमारा देख लीजिए, मूत्राशय, ये सही जवाब होगा। क्योंकि तीर यहाँ रहेगा, ये दिखाएगा कि चित्र किसकी ओर इंगित करता है, किस रचना को दिखाता है। तो क्या हो जाएगा? वो मूत्राशय हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट 14 नंबर प्रश्न देखिएगा, मानव शरीर में वृक्क किस स्थान पर अवस्थित होता है? होता है ना कि कोई कहता है कि सीना के नीचे होता है, कोई कहता है पेट में होता है, लेकिन आखिर होता क्या है? चारों ऑप्शन को देखिए। वक्ष गुहा के पृष्ठीय तल पर, कशेरुकी दंड के दोनों तरफ, कशेरुकी दंड जो पीछे की ओर होता है, वक्ष गुहा जो छाती जो है इसके ठीक नीचे, वो कशेरुकी के नीचे। क्या सही है? गलत है ये। उदर गुहा के पृष्ठीय तल पर क्या लिखा है? कशेरुक दंड के दोनों तरफ स्थित होता है, उदर गुहा। तीसरा, उदर गुहा के पृष्ठीय तल पर कशेरुक दंड की बाईं ओर, और वक्ष गुहा के पृष्ठीय तल पर कशेरुक दंड की बाईं ओर। तो सही जवाब देखिएगा ख, ये ना दाएं और ना बाएं, ये दोनों तरफ होता है। उदर, उदर का अर्थ होता है पेट, पेट के ठीक सामने पीछे जो रीढ़ की हड्डी होती है वहीं पे वो मौजूद होता है, दोनों तरफ पृष्ठीय तल पर, कशेरुक दंड की दोनों ओर, दाहिने भी और बाएं भी। कौन? वृक्क। ठीक ना? चलिए प्रश्न नंबर 15, मूत्रवाहिनी वृक्क के किस भाग से बाहर निकलता है? मूत्रवाहिनी वृक्क के किस भाग से बाहर निकलता है? जहां वृक्क से एक मूत्रवाहिनी निकली होती है, और जहां से निकलता है उस स्थान को दोस्तों याद रखोगे, हाइलम कहलाता है। तो हाइलम ही वह जगह है जहां से मूत्रवाहिनी वृक्क से निकलता है। क्लियर? नेक्स्ट, मानव उत्सर्जन तंत्र का कौन सा भाग शरीर से सीधे बाहर खुलता है? मतलब सबसे अंतिम छोर मूत्राशय, क्या कह रहा है? मूत्राशय से होकर, मूत्राशय वो रास्ता हो गया, नलिका हो गया, उससे होकर पेशाब लास्ट में मूत्र मार्ग पर आ जाता है, और यहीं से मूत्र मार्ग से वो पेशाब शरीर से बाहर निकल, इसलिए ऑप्शन हमारा बहुत सही होगा। ठीक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है 17, वृक्क बाहर से संयोजी उत्तक तथा अरेखीय पेशियों से बना एक रचना है जिससे वह घिरा रहता है। यह रचना क्या कहलाता है? याद रखिएगा, वृक्क हमेशा कौन सी की तरह होता है? एक कैप्सूल की तरह, और बाहर जो संयोजी उत्तक होता है वो कैप्सूल से ही घिरा होता है।
इसीलिए ऑप्शन को हमारा सही हो जाएगा। वृक्क की रचना भी पूछता है कि वृक्क की जो रचना है किस पौधे की तरह होता है। तो याद रखिए, पौधे की तरह नहीं, पौधे के बीज की तरह, सेम के। सेम देखे होंगे, एक प्रकार का सब्जी है, और उसी सब्जी के जो बीज होता है, सेम का बीज, ठीक उसी रचना का किडनी होता है। ठीक है। नेक्स्ट, प्रत्येक मानव वृक्क में नेफ्रॉन की संख्या लगभग कितनी होती है। देखिए, नेफ्रॉन और न्यूरॉन, ये आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं है। किसी भी बोर्ड एग्जाम में आप क्वेश्चन बैंक उठाकर देख लीजिएगा, एक साल नेफ्रॉन, एक साल न्यूरॉन, फिर नेफ्रॉन, फिर न्यूरॉन, बारी बारी से। पिछले साल तो मुझे लगता है कि दोनों पूछ दिया था, नेफ्रॉन और न्यूरॉन, एक पाली में नहीं, अलग अलग पालियों में। लेकिन सोचिए, इसी से अंदाजा लगाइए कि कितना वीवीआई प्रश्न है ये, नेफ्रॉन और न्यूरॉन। यहाँ प्रश्न नेफ्रॉन, नेफ्रॉन की संख्या कितनी होती है मानव वृक्क में। याद रखिएगा, एक मानव वृक्क में नेफ्रॉन की संख्या लगभग 10 लाख होती है। कितना होती है? 10 लाख। देख लीजिए, लाख में कौन है? 10 है, 100 है, 10,000 है, 10 लाख है। ऑप्शन हमारा ह सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, प्रत्येक नेफ्रॉन में स्थित एक प्याले जैसी रचना क्या कहलाती है। एक छोटा सा मैं रचना बनाता हूं, उस पर ध्यान दीजिएगा। अब यहां देखिए, ये तस्वीर जो देख रहे हैं, ये है नेफ्रॉन, नेफ्रॉन का रचना है। देखिए कितना प्रश्न भी इस पर तैयार हो रहा है कि 5 नंबर का तो पूछ देता है कि नेफ्रॉन को चित्र द्वारा दिखा में। तो आप इस प्रकार भी चित्र बना सकते हैं, नेफ्रॉन का चित्र है ही यही है। और प्रश्न यहाँ उठता है कि इन प्रत्येक नेफ्रॉन में स्थित एक प्याले जैसी रचना, उसको क्या कहते हैं। और देखिए, प्याला जैसा रचना कहाँ है, या इसी प्याले जैसी रचना को कहते हैं बोमैन संपुट। क्या कहते हैं? बोमैन संपुट। अब ऑप्शन में खोज लीजिए, बोमैन संपुट कहाँ है। ऑप्शन नंबर 1 ही है, बोमैन संपुट। प्रश्न भी आएगा कि नेफ्रॉन के जो रचना है कहाँ से शुरू होता है। ये शुरू होता है अभिवाही धमनी से, मतलब बोमैन संपुट भी लिख दीजिएगा, बोमैन संपुट से ही शुरू होता है। आगे बढ़िएगा तो अगला जो चाप है अवरोही चाप कहलाता है। ये अवरोही चाप आकर फिर मिलता है कहाँ? हेनले के चाप में। ये हेनले के चाप जो है संग्राहक नलिका में आता है, और ये नलिका द्वारा देखिए जो एरो दर्शाए हैं वो इसी रास्ते से निकलते हुए और लास्ट में आकर ये मूत्राशय में मिल जाता है। हाँ, मिल जाता है मूत्राशय में। तो कोई प्रश्न से आपको तैयार हो सकते हैं। सबसे जरूरी तो 5 नंबर का ये चित्र है। एक और चित्र इस पर आता है, न्यूरॉन का चित्र, उसको भी बनाकर मैं बताऊंगा अगले क्लास में। ठीक है, आगे बढ़ें। 20 नंबर प्रश्न है, इनमें कौन साधारणतः मानव मूत्र में उपस्थित नहीं होता है। मानव मूत्र में जल होता है कि नहीं होता है? एकदम होता है। यूरिया होता है कि नहीं? एकदम होता है। सोडियम क्लोराइड होता है कि नहीं? ये भी होता है। लेकिन क्या नहीं होता है? सोडियम नाइट्रेट नहीं होता है। ऑप्शन ह हमारा सही होगा। ठीक है। मानव मूत्र में साधारणतः यूरिया की प्रतिशत मात्रा पूछ रहा है। यूरिया के प्रतिशत मात्रा दोस्तों याद रखिएगा, मात्र 2%। मानव मूत्र में 2% यूरिया होता है। ठीक है, ऑप्शन ख सही है। 22 नंबर प्रश्न देखिएगा, मशीन द्वारा रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है। मैंने अभी तुरंत बताया कि जो कृत्रिम मशीन है मनुष्य ने बनाया है, और वो मशीन क्या है? डायलिसिस मशीन है। तो जी यहाँ कहा है कि मशीन द्वारा रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया डायलिसिस कहलाती है।
होमोडायलिसिस, कोशिका का डायलिसिस, डायलाइजर। सही ऑप्शन क्या होगा? अब यहाँ देखिए डायलिसिस भी आ गया है, होमोडायलिसिस वो मशीन है डायलिसिस, लेकिन शुद्धिकरण की जो प्रक्रिया है होमोडायलिसिस कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन ख हमारा सही होगा 22 नंबर का। ठीक है, तो ये डायलिसिस क्या है? मशीन है। और होमोडायलिसिस क्या है? शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो होमोडायलिसिस। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में गैसों, कौन कौन गैस, CO2 और ऑक्सीजन का निष्कासन कहाँ से होता है? ऑप्शन देखिए, रंध्र से, बिल्कुल सही जवाब है। छोटे 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 जो छिद्र हैं पौधों का, और रंध्र कहलाता है, उससे भी होता है। वात्र रंध्र से, जो इंटरनल छिद्र होता है छोटा, वात्र रंध्र हो गया। को ऑप्शन है, को और ख दोनों, बिल्कुल को भी सही है, ख भी सही है, इसलिए ऑप्शन गो हमारा सही होगा। ठीक है, रंध्र से भी और वात रंध्र से भी। 24 नंबर प्रश्न पर देखिएगा, पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है? पौधा में गैस हम सांस लेते हैं छोड़ते हैं, वो श्वसन कहलाता है, लेकिन पौधा में जो निष्कासन होता है वो क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है। विसरण, ऑप्शन ख सही हो जाएगा। परासरण, वाष्पोत्सर्जन, परिवहन, ये तीनों को मैंने बता दिया है नेक्स्ट पिछले क्लास में, वो नहीं हो सकता है। 25 नंबर है, रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित होता है? अब ये रेजिन और गोंद क्या है? रेजिन, गोंद, ये दोनों अपशिष्ट है पौधों का। अपशिष्ट समझते हैं ना, उसका बेकार पदार्थ है, उसका कोई कार्य नहीं है उसमें। एक दूसरा कहाँ संचित होता है? फ्लोएम, कार्टेक्स, छाल, पुराने जाइलम में। हाँ देखिएगा, वो संचित जमा रहता है कहाँ? पुराने छाल में। पौधों के जो पुराने छाल होते हैं, सॉरी पुराने जाइलम होते हैं, उसी जाइलम में वो संचित रहता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि पौधों में पाया जाने वाला गाढ़ा एवं दुधिया उत्सर्जी, गाढ़ा और दुधिया जो उत्सर्जित तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं लेटेक्स, रेजिन, गोंद, टैनिन, तो लेटेक्स कहते हैं। चारों ऑप्शन पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये ऐसा प्रश्न है ये तुरंत आपको क्या, हाँ, ये आपको मत भ्रमित करेगा, क्योंकि ये चार ऑप्शन जो है चारों दिखाई देगा कि लेटेक्स भी उत्सर्जी पदार्थ है, रेजिन भी है, गोंद भी है और टैनिन भी है। लेकिन पर पौधों में पाया जाने वाला गाढ़ा और दुधिया क्या होता है? तो लेटेक्स होता है। ठीक है, आगे बढ़े। 27 नंबर प्रश्न पर बढ़ते हैं कि लेटेक्स सामान्यतः कहाँ पाया जाता है? लेटेक्स किस पौधा में पाया जाता है? पीपल, बरगद, पीला कनेर और सभी में। पीपल से देखिएगा लसलसा पदार्थ निकलता है, पीपल से, बरगद से भी निकलता है, पीला कनेर में देखिएगा दूधिया निकलता है। ये तीनों में जमा रहता है। जब तीनों में जमा रहेगा तो ऑप्शन हमारा क्या होगा? घ, इन सभी में, इन सभी में मौजूद होता है। फाइनल, चलिए आगे बढ़ते हैं। हो गया 27 प्रश्न, 27, एक चैप्टर से छोटा सा चैप्टर और 27 सब्जेक्टिव आप कंप्लीट कर लिए। और इससे आएगा मुश्किल से 2 से 3 प्रश्न, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है। तो जो भी 1, 2, 3 जो भी प्रश्न आएगा इन्हीं 27 में से आएगा। इसलिए सभी क्लास को आप केयरफुली होकर शुरू से अंत तक देखिएगा। आप बोर्ड एग्जाम में देखिए, एग्जाम के बाद फिर ऑनलाइन दास ऑनलाइन क्लास को खोलिएगा और अपने क्वेश्चन से मिलान कीजिएगा कि सर बताए थे
कि 100% क्वेश्चन आएगा, आया कि नहीं आया, मिलान करके तब बताइएगा। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।